एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा क्लास बिरोल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र छात्रा के लिए भूगोल के अति महत्वपूर्ण अध्याय प्राकृतिक संसाधन। और इस सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले प्राकृतिक संसाधन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जिस संसाधन के द्वारा हम प्रकृति से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुचारण हो गया, मत्स्य पालन हो गया। वानिकी मतलब वन जो मनुष्य के द्वारा लगाए जाते हैं उसे वानिकी कहते हैं। अब आता है प्रश्न, मृदा निर्माण क्या है? मृदा निर्माण कैसे होती है? मृदा इकोसिस्टम का पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और इसका निर्माण असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग के द्वारा होता है। इसे ही मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। आपको पता भी होगा कि पृथ्वी की जो संरचना का जो निर्माण किया गया था तीन, पहला होगा सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। पृथ्वी की परत तीन संरचना से बनी थी, सियाल, सीमा और नीफे। ये बात अति महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आ रहा है कि मृदा का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण क्या है? एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के निर्माण में समय लगता है, इसमें एक लंबी प्रोसेस होती है, इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से ही मृदा का निर्माण होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मृदा के संबंधी अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो पेडोलॉजी कहेंगे। मृदा संबंधी अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? पेडोलॉजी एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, मिट्टी के अध्ययन को समझते हैं। मृदा निर्माण के कारक, फैक्टर ऑफ सॉइल मैन्युफैक्चरिंग। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक होते हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है कि जलवायु, तापमान, वर्षा, ऊंचावच, सेल, चट्टान, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय, ये सब मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसी फैक्टर के कारण ही मिट्टी का निर्माण किसी भी क्षेत्र में हो पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको समझना है कि मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन की विशेष रूप से भूमिका होती है। जैविक और रासायनिक परिवर्तन के कारण ही मृदा का निर्माण हो पाता है। मृदा के निर्माण एवं विवितरण। भारत के उच्चावच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों में विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसके वजह से ही भारतीय मिट्टी को 6 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला आपको ध्यान रखना है कि जलोढ़ मिट्टी को ही दूसरा नाम क्या है? कछार मिट्टी। ये अति महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कछार मिट्टी है। फिर आता है काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। फिर आता है लाल एवं पीली मिट्टी, आपको ध्यान रखना है। फिर लेटेराइट मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी और फिर पर्वतीय मिट्टी। आप बारी बारी से प्रत्येक मिट्टी के चर्चा करेंगे, उसकी विशेषता को बारे में बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? तो इस प्रकार की मिट्टी भारत के विस्तृत भाग में फैली हुई है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनती है। और इसका जो विस्तृत क्षेत्र है, एरिया है, राजस्थान है और गुजरात है। इस प्रकार की मिट्टी भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है धुंधला एवं लालिमा होता है। आयु के आधार पर, एज के आधार पर इस जलोढ़ मिट्टी को हम लोग 2 भागों में बांटकर देखते हैं। एगो हो गया पुराना जलोढ़, एगो हो गया नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ में कंकर एवं बजरी की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ही इसे बांगर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम बांगर भी हो सकता है, कहीं पर देखने को मिलता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बांगर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कंकर और बजरी की मात्रा पाई जाती है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण ही इसे खादर के रूप में जाना जाता है। खादर और बांगर का संबंध किस मिट्टी से है? खादर और बांगर का संबंध जलोढ़ मिट्टी से है। तो फिर इसमें प्रमुख तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है।
पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, चूना हो गया। उपयोग गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि के लिए यह मिट्टी उपयोगी होते हैं। उत्तर बिहार के बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यह क्षेत्र मक्का की उपजाऊ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपसे अगर प्रश्न कर देगा कि दियारा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, तो बिहार के उत्तर बिहार के क्षेत्र में जो बालू पाए जाते हैं, बालू प्रधान जो जलोढ़ होता है, उसी क्षेत्र को दियारा क्षेत्र कहते हैं। दियारा क्षेत्र इसलिए कहेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में अभी भी बिजली की सुविधा उतनी मात्रा में नहीं हो पाई है, जिसके कारण ही भूगोल में इस क्षेत्र को दियारा क्षेत्र के नाम से संबोधित किया गया है। और इस क्षेत्र को पूरे विश्व स्तर पर मक्का के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये भी अति महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा मिट्टी के रूप में हम लोग काली मिट्टी पढ़ेंगे। काली मिट्टी का रंग होता है काला। कैसा रंग होता है? काला। क्योंकि काला रंग होने के कारण क्या है, एल्युमिनियम और लोह तत्व की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अति उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी के रूप में भी इस मिट्टी को काली मिट्टी को जानते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, आपको ध्यान रखना है, समझे। उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखना है कि काली मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र कितना है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि। वितरण क्षेत्र कितना है, कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब आपको हो गया विस्तृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इस मिट्टी को स्थानीय लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रमुख तत्व पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना। और इसका जो उपयोग किया जाता है गन्ना, प्याज, गेहूँ और फल इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। गन्ना, प्याज, गेहूँ और फल इत्यादि के लिए इस मिट्टी का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर प्रश्न आ रहा है कि लाल एवं पीली मिट्टी किसे कहेंगे। लाल एवं पीली मिट्टी, इस मिट्टी में लोहा की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा? लोहा की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इस मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी के रूप में हम लोग देखते हैं। इस मिट्टी का जो फैलाव है 7.2 करोड़ हेक्टेयर। वितरण क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में लाल एवं पीली मिट्टी मिलती है, तो वितरण क्षेत्र के रूप में आएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार, मेघालय पठार इत्यादि। और इस मिट्टी का जो प्रयोग किया जाता है ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि के लिए, मूंगफली इत्यादि के लिए इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। लेटर शब्द से हुआ है जिसका अर्थ ईंट होता है। और इस मिट्टी का जो फैलाव है 1.3 करोड़ हेक्टेयर। वितरण क्षेत्र में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में, केरल में सर्वाधिक मात्रा में इसी मिट्टी में ही काजू की खेती होती है। उसके बाद पचमा मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी का जो रंग होता है लाल होता है और हल्का भूरा भी होता है। इसका विस्तार है राजस्थान, सौराष्ट्र पड़ता है महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पंजाब। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें उर्वरक और खनिज का अभाव देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी में कैसी फसल उगाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी में कपास, चावल, गेहूँ इत्यादि फसलों को उगाया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न आ रहा है पर्वतीय मृदा, छठा मिट्टी के रूप में हम लोग पर्वतीय मृदा को देखेंगे। इस प्रकार की मिट्टी प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है पर्वतीय क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में इस पर्वतीय प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। भू उपयोग को 2 भागों में बांट के देखा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट कर देखा गया। पहला आ गया भौतिक कारक। पहला क्या आया? पहला आया भौतिक कारक, दूसरा क्या आया?
मानवीय कारक। तो भौतिक कारक किसे कहेंगे? भौतिक कारक के अंतर्गत आता है भू आकृति, जलवायु और मिट्टी को भौतिक कारक में शामिल किया जाता है। फिर आता है मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति को शामिल मानवीय कारक में किया जाता है। भारत पशुधन के मामले में पूरे विश्व में सबसे अग्रणीय है, लेकिन यहाँ पर चारागाह की समस्या है, क्योंकि जितनी तादाद में यहाँ पर पशु पाए जाते हैं यहाँ पर चारा उतनी तादाद में उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण ही चारा के कारण ही बहुत सारे पशु का विनाश इस संसार इस देश से हो रहा है। पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि पर 80% भूभाग पर खेती होती है। ये किसी भी कंपटीशन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है और 10वीं के एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन, इन्वायरमेंट बैलेंस इन्वायरमेंट तभी बन सकता है जब 33% भूभाग पर वहाँ वनों का विस्तार देखने को मिलता है, तभी वहाँ पर पर्यावरण संतुलन देखने को मिल सकती है। भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? वनों का प्रदेश। आप ऐसे भी बोल सकते हैं वनों का प्रदेश। वन प्रदेश मध्य प्रदेश। वनों का प्रदेश किसे कहेंगे? मध्य प्रदेश को कहेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि द्वारा मृदा के अपरदन को रोका जाता है। अपरदन, अब आया प्रश्न, अपरदन क्या है? अपरदन से आप क्या समझते हैं? अपरदन मिट्टी के काट छांट को मिट्टी के काट छांट को ही अपरदन कहते हैं। अर्थात किसी कारणवश भौतिक विविधता के कारण ही, चाहे और बाढ़ के कारण, चाहे किसी कारणवश जब मिट्टी का कटाव एक स्थान से हो जाता है और मिट्टी दूसरे स्थान वो चली जाती है, तो उसे अपरदन के रूप में हम लोग देखते हैं। इसको रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर समोच्च जुताई के द्वारा खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। इसके बाद आता है केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुओं को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जिस स्थान पर छिद्र अगर बनाता है ना, तो इस स्थान पर अगर छिद्र बनाएगा तो फिर दूसरे स्थान पर वो क्या करेगा? केंचुआ अगर किसी एक क्षेत्र में अगर प्रवेश करेगा तो फिर दूसरा क्षेत्र में कोई भुरभुरा करेगा, फिर भुरभुरा करते रहता है। तो उससे क्या होती है कि अलग अलग क्षेत्र में केंचुआ जहाँ अपना बनाता है, लेकर रहने का आवास बनाता है, वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में भुरभुरा हो जाता है, जिसके कारण ही खेतों की मिट्टी में उर्वरता देखने को मिलती है। इसी कारण से ही इसे किसानों के मित्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम एंड्रीन था। क्या नाम था? एंड्रीन था। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम एंड्रीन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल संसाधन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।